आज का दूसरा पाठ समाजवाद व साम्यवाद प्रश्न उत्तर पूरा करेंगे। पहला प्रश्न है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ। दूसरा प्रश्न है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता है। क्या होता है? तो रूस का सम्राट होता है। तीसरा प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। चौथा क्वेश्चन है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ है? तो वह रूस में हुआ है। पांचवा प्रश्न है, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो कार्ल मार्क्स यूरोपियन समाजवादी नहीं था। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो टॉलस्टॉय की रचना है। और सातवां प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति हुई थी। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्रॉट्स्की ने लाल सेना की गठन किया था। और लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? तो रूस और जर्मनी के बीच था। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला प्रश्न है, रूसी क्रांति के समय शासक को निकोलस था। कौन सा शासन था? तो निकोलस की शासन व्यवस्था थी। दूसरा है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। तीसरा प्रश्न है, नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में लागू हुआ था और रॉबिन ओवेन ब्रिटेन का निवासी था। पांचवा प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना गया है? तो कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना गया है। तो आज हम लोग ये क्वेश्चन को पढ़े हैं और आगे भी पढ़ेंगे। पूंजीवाद क्या है? तो कल कारखानों व उत्पादन के सामानों का स्वामित्व व्यक्तिगत हाथों में रहना ही पूंजीवाद है। अर्थात पूंजी का जो स्रोत विशेष व्यक्ति के हाथों में होता है उसे हम पूंजीवाद कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ अभी अंबानी, अडानी, ये लोग क्या हैं? पूंजीवादी लोग हैं। इनके पास बहुत सारा पैसा है और ये बहुत सारे कल कारखाने लगाते हैं। खूनी रविवार क्या है? तो जनवरी 1905 में रूसी जनता का समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़क पर एक प्रदर्शन करने गया और जार ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। हजारों की मौत हो गई। इसीलिए इसे दिन को हम खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। तीसरा है, अक्टूबर क्रांति क्या है? लेनिन के नेतृत्व में रूस में जार के खिलाफ क्रेनिक तख्ता पलट का निश्चय किया गया। पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन पर बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया गया। केरनिस भाग गया। इसे ही अक्टूबर क्रांति कहते हैं। चौथा प्रश्न है, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? तो रूसी समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर, मेहनतकश जनता व गरीब लोग शामिल हो उन्हें हम सर्वहारा वर्ग कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, क्रांति के पूर्व रूसी किसान की स्थिति कैसी थी? तो रूसी क्रांति के पूर्व किसानों की स्थिति बहुत दयनीय थी। खेती छोटे छोटे और पुराने ढंग से होती थी। अब हम लोग पढ़ेंगे रूसी क्रांति की किन्हीं दो कारणों का वर्णन करना है। तो पहला कारण था कि जार निरंकुश व अयोग्य शासक था। रूसी जनता जार को ईश्वर का प्रतिनिधि मानती थी और उसे आम जनता की सुख दुख की कोई चिंता नहीं थी। गलत सलाहकारों के कारण जार के स्वेच्छाचारी बढ़ा देने लगा और जनता की स्थिति बद से ज़्यादा बदतर हो गई। दूसरा कारण कृषकों की दयनीय स्थिति थी। रूस की बहुसंख्यक कृषक थे
जो छोटे छोटे खेतों में थे और पुराने ढंग से खेती करते थे, उन पर करों का एक बहुत बड़ा बोझ रख दिया गया। ऐसे में उसके पास क्रांति के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचा था। रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी था? तो उत्तर लिखेंगे, क्रांति के अनेक कारण में रूसीकरण की नीति भी एक प्रमुख कारण था। रूस में विभिन्न संप्रदाय व भाषा के लोग रहते थे। यहाँ मुख्यतः स्लाव जाति के लोग, इसके अलावा फिनलैंड, पोलैंड, जर्मनी, यहूदी इत्यादि राष्ट्र के लोग भी रहते थे। वे विभिन्न भिन्न भाषा बोलते थे तथा इनका रस्म रीति रिवाज भी अलग था। जार निकोल द्वितीय ने देश पर रूसीकरण की नीति थोप दी। इसके अनुसार देश के लोगों पर रूसी भाषा शिक्षा प्राप्ति का उनका आक्रोश बढ़ गया और उन्होंने इसका विरोध कर दिया। तीसरा प्रश्न है, साम्यवाद एक नई आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था थी कैसे? उत्तर लिखेंगे, साम्यवाद निश्चित रूप से एक नई आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था थी। इसके अनुसार कार्य के अनुसार वेतन, इस व्यवस्था में उत्पादन के सभी साधन, कारखाना तथा विपणन के मजदूर का एकीकरण था, जिसे व्यवस्था में उत्पन्न किया किसी व्यक्ति विशेष के लिए न होकर पूरे वर्ग के लिए था। समाज के भौतिक वैचारिक उत्थान के लिए कार्य होते थे। इस प्रकार साम्यवाद ने ही सामाजिक को आर्थिक क्षेत्रों में एक नवीन मतलब नया विचारधारा की शुरुआत की। इतिहास की दुनिया इसी पर टिकी हुई है। पांचवा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया कैसे? 1905 के ऐतिहासिक युद्ध में जापान ने रूस को बुरी तरह से पराजित कर दिया। इसके पूर्व निरंकुश जार विभिन्न मोर्चों पर अपनी विफलता रूसी जनता से छिपाते रहे। रास एशिया के छोटे से देश से पराजित हो गया। महानता का भ्रम जाता रहा। फटहाल थे। सैनिक जब वापस लौटे तो जनता स्तब्ध रह गई। फलस्वरूप इस पराजय ने क्रांति का मार्ग प्रशस्त कर दिया। पहला है क्वेश्चन, रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना कर रहे। तो रूसी क्रांति जो हुआ था ना, उसमें बहुत सारे कारण थे। इसमें से पहला कारण था जार निरंकुश और अयोग्य। दूसरा कारण था कृषकों की दयनीय स्थिति। तीसरा था मजदूरों की दयनीय स्थिति और चौथा था रूस की नीति और पांचवा था औद्योगिकरण की समस्या और विदेशी घटनाओं का प्रभाव। तो हम पहला को समझते हैं। इस समस्या के समय में एक कठोर राजनीतिक संरचना थी। राजा विशेषकर छोड़ने की तैयारी नहीं था। जनता में कई चिंताएं थी। दूसरा है कृषकों की दयनीय स्थिति। बहुत से ऐसे कृषक थे जो छोटे छोटे किसान थे और उन्हें कर बहुत ज़्यादा देना पड़ता था। इस तरह से उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तीसरा था मजदूरों की दयनीय स्थिति। जैसा कि आप जानते हैं, मजदूरों को दिन रात काम करना पड़ता था, लेकिन मजदूरी बहुत कम मिलती थी। इसके पास भी कोई राजनीतिक अधिकार न था। वे भी हड़ताल नहीं कर सकते थे। और चौथा है रूसीकरण की नीति। रूस के अनेक राष्ट्रीय संप्रदाय के लोग रहते थे। यहाँ पर जार ने एक ऐसी व्यवस्था लाने की सोची जिससे रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति के लाने का प्रयास किया, जिससे आक्रोश और बढ़ गया। और प्रौद्योगिकी की समस्या और विदेशी घटनाओं का प्रभाव। तो रूस की में कुछ ही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उद्योगों का संकर्ण था और राष्ट्रीय पूंजी का अभाव था। रूस की पराजय क्रीमिया और जापान के हाथों हुई क्रांति के प्रमुख कारण थे। अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे, नई आर्थिक नीति क्या है? तो 1921 में लेनिन ने एक नई आर्थिक नीति की घोषणा की। इन आर्थिक नीतियों में निम्नलिखित बात थे। किसानों से अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया जाए। बचा हुआ अनाज किसान का था।
दूसरा था सिद्धांत यह था कि जमीन राज्य की थी परंतु व्यवहारिक तौर पर किसानों की थी। तीसरा था 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल जाए। चौथा था उद्योगों के विकेंद्रीकरण किया जाए। और पांचवा था विदेशी पूंजी भी सम्मिलित रूप से आमंत्रित की जाए। छठा था व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन की बीमा भी राजकीय एजेंसी द्वारा की जाए। सातवां था विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले जाए। और आठवां था ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी जाए। इस नीति की आर्थिकता के लिए लेनिन ने उत्पादन की कमी को नियंत्रण किया। अब हम तीसरा प्रश्न देखेंगे, रूसी क्रांति के प्रभावों की विवेचना करेंगे। तो रूसी क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा? इस क्रांति के पश्चात श्रमिक तथा सर्वहार वर्ग की सत्ता रूस में स्थापित हो गई और इसके अन्य क्षेत्रों में आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। दूसरा है, रूसी क्रांति के पश्चात विश्व दो विचारधाराओं में विभक्त था, साम्यवादी विश्व व पूंजीवादी विश्व। यूरोप के पूर्व में यूरोप और पश्चिम यूरोप में विभाजित था। दूसरा है फिर पूंजीवादी और सोवियत रूस के बीच शांति युद्ध की शुरुआत। रूस क्रांति के पश्चात आयोजित रूप से एक नवीन मॉडल बनाया गया जो आगे पूंजीवादी देशों भी परिवर्तित रूप से इस मॉडल को अपना लिया। इस प्रकार स्वयं पूंजीवाद के चरित्र में भी परिवर्तन आया। और पांचवा था, इस क्रांति की सफलता ने एशिया अफ्रीका उपनिवेश क्रांति को प्रोत्साहन दिया क्योंकि सोवियत रूस की साम्यवादी सरकार ने एशिया और अफ्रीका के देशों में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन को वैचारिक समर्थन प्रदान किया था। चौथा है, कार्ल मार्क्स की जीवनी पर व सिद्धांतों का वर्णन करना है। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मन में राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स के पिता हेनरी मार्क्स एक प्रसिद्ध वकील थे। मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा प्राप्त की थी। 1836 में बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए जहां उनके जीवन को नया मोड़ मिला और 1843 ईस्वी में उन्होंने बचपन किया। एगोन के विचारों से प्रभावित होकर मार्क्स ने श्रमिक वर्ग के कष्टों को, उनकी कार्य की दशाओं को गहन विचार किया और 1848 ईस्वी में एंग्लो के विचारों से प्रभावित होकर और उनके साथ रहकर साम्यवादी एक घोषणा पत्र प्रकाशित किया जिसे आधुनिक में समाजवाद का जनक भी कहा जाता है। 1887 में मार्क्स ने दास कैपिटल नामक एक पुस्तक की रचना की जिसे समाजवादियों का बाइबल भी कहा जाता है। मार्क्स के कुछ सिद्धांत थे। पहला है द्वंद्वात्मक भौतिक सिद्धांत, दूसरा है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, तीसरा है इतिहास के भौतिकवादी व्याख्या और चौथा है मूल्य व अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। पांचवा है राज्यहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना। कार्ल मार्क्स ने अपने मजदूरों से कहा कि अपनी मुक्ति स्वयं और अपने प्रयत्नों द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। अधिकारों के बिना कर्तव्य नहीं है और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं है। पांचवा प्रश्न है यूरोपियन समाजवादियों के विचारों का वर्णन करना है। तो फ्रांसीसी विचारक सेंट साइमंस प्रथम यूरोपीय समाजवादी था जिसने समाजवादी विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके विचार में राज्य समाज को इस ढंग से संगठित करना चाहिए कि लोग एक दूसरे का शोषण करने के बदले मिलजुल कर प्राकृतिक रूपों से अपने अनुनाश्रय संबंधों को बनाएं। समाज के गरीब वर्ग के भौतिक नैतिक उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। साइमन के अनुसार प्रत्येक को उनकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उनके श्रम के अनुसार और छोटे नगर और कस्बों में काम करना चाहिए, परंतु योजना का निर्माण कभी असफल रहा तो फ्रांसीसी यूटोपियन चिंतकों ने बाइजोर के राजनीति में भाग लिया। उसके सुधार में अत्यंत व्यवहारिक थे। उसके अनुसार आर्थिक सुधार प्रभावकारी बनाने के लिए पहले राजनीतिक सुधार आवश्यक थे। यूटोपियन चिंतक ब्रिटिश उद्योगपति
रॉबर्ट ओवेन ने अनुसार संतुष्ट अनामिकी वास्तविक अनामिका है। अतः यूरोपियन चिंतकों ने वर्ग संघर्ष के बदले वर्ग समन्वय पर बल दिया। इन्होंने पूंजी और प्रेम के बीच संबंध की समस्याओं के निराकरण करने का प्रयास किया। इस चिंतकों ने अपने बहुत बड़ा योगदान दिया। तो आज हम लोग दूसरा पाठ का प्रश्न उत्तर किए हैं, जो कि इस पाठ में समाजवाद व साम्यवाद का पूरा प्रश्न उत्तर किए हैं। इसी तरह से